जिस क्रांति ने नेपाल की राजनीति में ऐसी अस्थिरता पैदा की कि नेपाल के शीर्षस्थ सभी पदों पर इस्तीफों की झड़ी लग गई, लेकिन तख्ता पलट के बाद भी नेपाल अभी भी सुलग रहा है और ये आग कब बुझेगी ये साफ नहीं कहा जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लोकतांत्रिक देश नेपाल में जनता सड़कों पर थी और चुन चुनकर सबको जलाया जा रहा था। नेपाल के शीर्ष नेताओं के घरों में घुस घुस कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा था। क्या वित्त मंत्री, क्या पूर्व प्रधानमंत्री, क्या वहां के टॉप अधिकारी, सबके घरों को आग के हवाले किया जा रहा था। हिंसक प्रदर्शनकारियों को तलाश थी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की। लेकिन इन विपरीत अस्थिर हालातों के बीच केपी ओली सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर किसी अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गए। हिंसक भीड़ की चपेट में आई पूर्व पीएम की पत्नी को भी भीड़ ने जिंदा जलाकर मार दिया। नेपाल की राजधानी समेत पूरे देश में कई हिस्से जल रहे थे और प्रदर्शनकारी किसी की भी सुनने तक को राजी नहीं थे। नेपाल की राजधानी में गाड़ियां फूंकी जा रही थी। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। मंत्रियों के घर फूके जा रहे थे। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। सड़कों पर लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। भीड़ पुलिस और सेना को भी वहां से दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। हिंसक जनता सड़कों पर थी। लोगों का आक्रोश चरम पर था। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। काठमांडू का आसमान धुआं धुआं हो चुका था। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। हालात अब बद से बदतर हो चुके थे। एक वक्त तो यूं लगा कि नेपाल की राजधानी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज नेपाल के लोगों के जरिए ही फूंक दिया जाएगा। लेकिन शाम होते होते सुर्ख सफेद कागज पर काली स्याही से लिखा वो लेटर जारी किया गया जिसकी मांग जनता को थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। केपी ओली के इस्तीफे के बाद भी हालात को पटरी पर आने में बहुत वक्त लग गया। शाम ढली, सूरज अस्त हुआ और इसी के साथ नेपाल की सरकार का भी सूरज प्रदर्शनकारियों की आग से उठे धुएं में गायब हो गया। लेकिन रात के वक्त भी नेपाल प्रदर्शन की आग में धधकता रहा। बीती रात 10 बजे नेपाल में तख्ता पलट के बाद सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। तो नेपाल में हुई हिंसा एक या फिर 2 दिन की साजिश नहीं, इसके पीछे बहुत लंबी पटकथा पिछले काफी महीनों से लिखी जा रही थी। लेकिन आपके मन में अब यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने नेपाल सरकार के खिलाफ ऐसे आंदोलन को खड़ा किया कि सरकार को घुटने पर आना पड़ा। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए नेपाल हिंसा के 3 सबसे बड़े सूत्रधार आखिर कौन है। नेपाल में जारी हिंसा जिसने नेपाल के ज्यादातर शहरों को बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल की राजधानी को हुआ।
तख्ता पलट की मांग के बीच नेपाल में हुई हिंसा आगजनी ने देश को इतना गहरा जख्म दिया जिसकी भरपाई में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आपके मन में इस सवाल ने जरूर चहलकदमी की होगी कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिसने नेपाल में वहां की मौजूदा सरकार के सामने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर दिया कि नेपाल की सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। न सिर्फ घुटनों पर बल्कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और पूरे सरकारी महकमे को इस्तीफा देना पड़ गया। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 3 नाम हैं, सुदन गुरुंग, राम लामिछाने, बालेन शाह, जिन्होंने केपी ओली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। ऐसे में इन तीनों चेहरों से पर्दे हटाते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे इन 3 लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि अपने विचारों से सींचा भी। नेपाल में तख्ता पलट का सूत्रधार नंबर 1 सुदन गुरुंग। नेपाल में प्रदर्शन का बारूद लगातार दूसरे दिन भी सुलगता रहा। इसे बस इंतजार था एक चिंगारी का। केपी ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो इस मुद्दे ने बारूद पर चिंगारी लगाने का काम किया। फैसला आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करने का काम शुरू किया। 36 साल के सुदन ही इस संगठन के लीडर हैं। सुदन गुरुंग ने मौका देखते हुए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और फिर जो हुआ वो अब पूरी दुनिया देख रही है। सुदन गुरुंग के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। इसमें इन्हें सोशल एक्टिविस्ट बताया गया। गुरुंग का संगठन नेपाल में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और तमाम तरह की कठिनाइयों में मदद करने का दावा करता है। गुरुंग का ये संगठन युवाओं में बहुत मजबूत है। यही वजह है कि उनके एक आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। नेपाल में तख्ता पलट का सूत्रधार नंबर 2 रवि लामिछाने। रवि लामिछाने नेपाल की राजनीति का जाना माना नाम है। रवि लामिछाने नेपाल के पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। रवि लामिछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। नेपाल में तख्ता पलट का सूत्रधार नंबर 3 बालेन शाह। नेपाल के युवा उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि वो युवाओं के बीच देउबा, ओली, प्रचंड जैसे जमे हुए नेताओं के विपरीत एक बेदाग विकल्प के रूप में उभरे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ही पर्दे के पीछे इस आंदोलन को समर्थन दिया और युवाओं को सरकार पर दबाव डालने के लिए मजबूर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर युवाओं की असहमतियों को सड़कों पर उतारा और देश में एक बड़े तख्ता पलट को अंजाम दिया। लेकिन अब इन हालातों के बीच नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और अगर नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन होता है तो उस गठन में इन तीनों तख्ता पलट के सूत्रधारों की भूमिका क्या होगी? इसके लिए अभी शायद इस अस्थिर हालातों में स्थिरता का इंतजार करना होगा।